वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम है सुरेश मालविया और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सीरीज़। और हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। और बायोलॉजी में भी आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल चैप्टर। क्या है? सेल। ठीक है ना। जो सेल चैप्टर है ये बहुत ही आईएमपी है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। तो जो जैसा हम पढ़ेंगे ये सभी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, एमपीपीएससी हो, है ना, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा आप लोग साथ में। तो सेल, सबसे पहले तो सेल क्या होती है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा सेल के बारे में। जो हमारी सेल होती है वो हमारे जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है ना, या फिर कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है या फिर उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कि सबसे छोटी सी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सेल्स ही होते हैं। जैसे कि और जो एक सेल होती है वो अपने आप में एक पूर्ण संरचना होती है और वो एक पर्टिकुलर जो उसका टास्क है वो कर सकती है, मतलब कि कार्य कर सकती है। मतलब कि जैसे कि हम बोलेंगे सेल में, मतलब कि वो सभी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं जो जीवन उत्पन्न कर सकती हैं। तो सेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी केवल आप इसका थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ये सेल का मतलब होता क्या है। ये एक आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैंने दोनों ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का ही इसमें मिक्सचर है। ये जो एक सिंपल सा सेल का डायग्राम है। अभी हम इसमें सेल के सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जंतु और पादप कोशिका दोनों को पढ़ने वाले हैं और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो बिल्कुल सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। पहले आप पढ़ लेना सभी, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो सेल होती है उसमें बेसिक 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है ये, एक होती है, इसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हर एक सेल में ये पाया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर भरा होता है लिक्विड। क्या भरा होता है इसके अंदर? लिक्विड भरा होता है। इसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर इसे ही हम बोलते हैं जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य होता है ना, ये इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है ना, जो इसके अंदर जीव द्रव्य जो भरा होता है, देखो राइटिंग सही नहीं आ रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो अंदर जो भरा हुआ है ना इसके अंदर, ये है अपना जीव द्रव्य। ठीक है ना। ये जो अंदर ये जो रेड 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 डॉट है ना, इसे अपन बोलेंगे जीव द्रव्य बोलेंगे। ये जीव द्रव्य होता है ना, इसी के अंदर जीवन उत्पन्न करने वाले सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, सभी अंगक इसके अंदर तैरते रहते हैं और इसमें जीवन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे अपन बोलते हैं जीव द्रव्य। अब ये तो हर एक कोशिका में होता है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है न्यूक्लियस। क्या होती है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस देखो, कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। देखो, पाया तो सभी में जाता है, लेकिन कुछ में ये डेवलप होता है, कुछ में नहीं डेवलप होता है। जिनमें ये डेवलप होता है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और जिनमें ये डेवलप नहीं होता, ये इसी में तैरता रहता है पानी के अंदर ही, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ये खतरनाक से नाम लग रहे होंगे पर ये है नहीं है, खतरनाक से नाम ये है नहीं है। देखो ये क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब कि प्राचीन एक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पुरानी जो कोशिकाएं हैं, है ना, ओल्डर जो है, तो वो डेवलप नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब कि जो नई कोशिकाएं हैं, है ना, जो यूकैरियोटिक होती है ना, उनमें जो हमारा केंद्रक हो जाता है ना वो डेवलप हो जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक साइटोप्लाज्म जो होता है ना, उसी में जो केंद्रक के पदार्थ होते हैं ना, डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है वो सभी इस साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक कोशिका में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वही चीज़ है, एक होगी, क्या होगी? एक होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये कोशिका झिल्ली हो गई एक। सबसे पहले को क्या हो गई हमारी? एक कोशिका झिल्ली, जो कि हर एक कोशिका में हमारी पाई जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई कोशिका झिल्ली। तो ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये हमारी अंदर वाली जो लाइनिंग है ये वाली, ये हमारी क्या है? कोशिका झिल्ली है। अब दूसरी चीज़ इसमें होती है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो दिख रही ना, कोशिका भित्ति इसे अपन बोलते हैं, ये केवल ना प्लांट्स में पाई जाती है ना। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रखना, केवल सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाएगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी।
ठीक है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी अपन अंदर सब पढ़ेंगे। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो हमारी है इसमें, वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेलों में पाया जाता है ना। इसकी खोज करी थी बेंडा ने, ये लिखा ना ऑल्टमैन सी बेंडा। इसे हम ऊर्जा का पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अभी अपन इसको अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये अपनी कितनी 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं चिकने और एक होते हैं खुरदुरे। तो जो चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ही न्यूक्लियस से ये जो केंद्रक है ना उससे चिपके हुए रहते हैं। जबकि ये खुरदुरे वाले जो होते हैं ना, इनका काम होता है इनसे अपने राइबोसोम चिपके होते हैं। ये देखो, ये रेड डॉट दिख रही है ना इसके पास, ये रेड डॉट, ये राइबोसोम इससे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनमें ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। और ये लिपिड मतलब फैट यानी कि वसा का संश्लेषण करते हैं। और ये जो खुरदुरे होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अंदर हम इनको पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। अगला जो इसमें चीज़ होती है वो होती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो कि इसको अपन बोलते हैं सुसाइड बैग, है ना, या फिर आत्महत्या की थैली। जितने भी इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सब इसी में मिलते हैं। इसकी खोज की थी डी डुबे ने, 1995 में, याद रखना ये नाम डी डुबे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एक नई चीज़ और आ जाती है, वो है इतने हो गए। अगला अपना बचा है क्या, प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड जो होता है ना वो केवल प्लांट में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अपन आते हैं न्यूक्लियस, है ना। तो नाभिक मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। और नाभिक के अंदर ही आपको गुणसूत्र वगैरह ये मिलेंगे। तो इतना हमने इसका अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल। तो देखो सेल सबसे पहले तो अपन पढ़ लेते हैं। देखो जीवों में शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। इसके अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये एक एक जो 1 लाइनर पॉइंट है ना, इनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो यही आपके अभी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, तो सभी याद रखेंगे। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। अब इस कोशिका की खोज किसने करी थी, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे 1665, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। अब देखो सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये एक क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। माइकोप्लाज्मा याद रखना सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे लंबी कोशिका तो वो है तंत्रिका तंत्र। तो 3 चीज़ हमने समझ ली, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इतनी चीज़ हो गई। अब आता है एक वेरी 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 IMP क्वेश्चन, वो है सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जो कोशिका सिद्धांत है ना उसकी खोज करी थी हमारी स्लाइडेन और स्वान ने, है ना। स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री थे जबकि स्वान एक जंतु शास्त्री थे। इन्होंने करी थी 1838-39 में कोशिका सिद्धांत की खोज किसने करी थी, स्लाइडेन एवं स्वान। ये नाम याद रखना, बहुत IMP नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला कुछ हम बातें पढ़ लेते हैं कि जो हमारा मानव शरीर है या मनुष्य का जो जीवन है या फिर किसी भी चीज़ का जो जीवन है उसकी उत्पत्ति हम एक कोशिका से हुई थी, है ना। और जो हमारा जो शरीर है वो एक बहुकोश की शरीर है। मतलब कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोश की, बहुकोश की, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। देखो कोशिका का जो निर्माण होता है वो सेल डिवीजन से होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और बात जो इसमें लिखी हुई हैं कि जो मनुष्य की उत्पत्ति होती है वो किस कोशिका से होती है। मनुष्य की उत्पत्ति होती है जायगोट नामक कोशिका से होती है। तो जायगोट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है ओवम, यानी कि जो फीमेल की जो कोशिका होती है ना, है ना, अंडाशय का जो अंडा होता है उसे हम बोलते हैं ओवम। और एक होता है स्पर्म, यानी कि जो मेल की जो सेल होती है ना, यानी कि जो पुरुष की जो सेल होती है ना, उसे हम बोलते हैं स्पर्म। और फीमेल की जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं ओवम। तो ये दोनों जब मेटिंग करते हैं और जब ये मेटिंग करके एक कॉमन स्ट्रक्चर जो बना लेते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं
है ना। कहाँ मिलते हैं ये, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। तो वहाँ पे मिल के ये कॉमन एक संरचना बना लेंगे, उसे हम बोलेंगे जायगोट, है ना। तो अब मनुष्य की उत्पत्ति इसी जायगोट से होती है। ये जायगोट आगे डेवलप होता जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, ठीक है। जायगोट के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकना, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जायगोट से होती है। अब कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी है, केंद्रक की खोज अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक की खोज किसने करी है। तो केंद्रक की जो खोज करी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब एक और आती है, जो रॉबर्ट हुक थे ना, हमारे हुक, इन्होंने करी थी मृत कोशिका की, यानी कि मृत कोशिका की, डेड सेल की खोज करी थी। और डेड सेल में क्या होगा, देखो जीव द्रव्य तो क्या होता है, जीवन का आधार होता है। तो जीव द्रव्य वगैरह कुछ नहीं थे, वो एक सिकुड़ी हुई कोशिका थी। और इन्होंने अपन कह सकते हैं कि एक सेल वॉल की खोज करी थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर हम बात करें कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने करी थी, तो वो करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी, तो जो जीवित सेल की खोज करी थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। अभी ध्यान रख लेना, आप लोग नोट कर लेना इसको। अब कोशिका मैंने शुरू में ही बताया था, दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है ना। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पदार्थ, है ना, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। मतलब कि मैंने बोला था ना, केंद्रक तो होता है लेकिन उसमें ना झिल्ली नहीं होती। वो किस में, अब झिल्ली नहीं होगी तो वो किस में फैले होंगे, जो केंद्रक का मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में, यानी कि जीव द्रव्य में ही फैला हुआ होगा, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जीवाणु हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, है ना, ये चीज़ अपने क्या हो गए हैं। और अपना क्या अभी अपन ने पढ़ा था, माइक्रोप्लाज्मा, इन सब, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। इनमें क्या नहीं होता है, इनमें केंद्रक तो होता है लेकिन वो काय में फैला होता है, साइटोप्लाज्म में फैला होता है। अब वो बंधा हुआ नहीं होता है, केंद्रक के जितने भी मटेरियल हैं केंद्रक के अंदर वो इस झिल्ली से बंधे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इधर साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई आपको। अब अपन देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होती हैं, इनमें ना जो हमारा जो केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं, ऐसी कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी कि केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि एक स्पष्ट केंद्रक इसमें पाया जाता है, जैसे पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, तारक काय, राइबोसोम, गोल्जी कॉइल, लावक, केंद्रक, है ना। ये सभी इनके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है टर्म है वो है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। और ये किस में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाएगी। मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बहुत आईएमपी पॉइंट हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। केवल पादपों में पाई जाएगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। कवक व ईस्ट में ये काइटिन की बनी होती है। अब ध्यान देना, सभी में सेल्यूलोज मत लगा देना, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कवक हो गया और ईस्ट हो गया, इनमें ये काइटिन की बनी होती है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। यह कोशिका को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने में सहायक है और ये कठोरता प्रदान करती है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ना हमारी सेल को रिजिडिटी यानी कि कठोरता प्रदान करती है और उसी कठोरता की वजह से इस सेल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। अभी हम सेल के डायग्राम देखेंगे आगे चल के, वहाँ पे इन चीज़ों को अपन समझेंगे। दूसरी चीज़ होती है कोशिका झिल्ली। ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं वो सभी इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। ये अर्धपारगम्य होती है, ध्यान देना, अर्धपारगम्य होती है। और ये ऊपर जो हमने जो भित्ति पढ़ी थी ना, वो क्या होती है, क्या होती है, पारगम्य होती है, ठीक है ना, ठीक है। ये अर्धपारगम्य होती है,
ठीक है। इस झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी। जो काम की चीज़ें उन्हें अंदर आने देगी, फालतू चीज़ों को बाहर करेगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का काम है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तारक काय। तारक काय होता है सेंट्रोसोम। इसकी खोज की थी किसने? बोवेरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है सेंट्रोसोम। ये ऐसे बंडल जैसे होते हैं, बंडल टाइप, है ना। तो अभी हम देखेंगे डायग्राम में। तारक काय के अंदर एक या दो कणों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल बोलते हैं। समसूत्री विभाजन इसी से होता है। देखो समसूत्री विभाजन जब होता है ना, तब ये जो ऐसे इस बंडल टाइप पड़े होते हैं ना, ये स्पिंडल बना लेते हैं। अभी हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये स्पिंडल बनाने का काम भी ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है। तारक काय सेंट्रोसोम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं अगली चीज़। अगला है वही जो हमने पढ़ा था, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के पढ़े थे हमने, चिकने और खुरदुरे। ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ है। तो देखो, ये केंद्रक झिल्ली के दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबद्ध होता है। ठीक है ना। केंद्रक की जो झिल्ली होती है ना, उसके साइड में अपन ने देखे थे ना, ऐसे ऐसे पड़े हुए थे। एक ऊपर था चिकना, एक नीचे था खुरदुरा, जिस पे राइबोसोम चिपके हुए थे। ठीक है। अब इस जालिका के कुछ भागों के किनारे पर छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं जिन्हें राइबोसोम होती है। मैंने बोला था ना, छोटी छोटी कणिकाएं यहाँ पे होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है रफ, ये देखो, ये फैट में प्रोटीन संश्लेषण के काम आती है। और एक होती है चिकनी, है ना, जो कि आपके लिपिड यानी कि वसा के उसमें काम आती है, संश्लेषण में। ठीक है ना। ग्लाइकोजन का इसमें संग्रह होता है। ठीक है। इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम क्यों नहीं होते? क्योंकि ये चिकनी होती है, तो राइबोसोम इससे खिसक जाते हैं। ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। अब अभी अपन ने पढ़ेंगे खुदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण इसी में होता है। ठीक है ना। अब इनका जो मुख्य काम होता है, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना ही इनका मुख्य काम होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला क्या है हमारा? राइबोसोम। अब जैसे कि राइबोसोम है, ये बहुत ही छोटे छोटे कोशिका के अंग होते हैं, और ये केवल ना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। किससे देखे जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, है ना। जो नॉर्मल हमारी सूक्ष्मदर्शी होती है ना, उससे नहीं देखे जा सकते हैं। और इसकी खोज व नामकरण किसने किया था? पोलार्ड ने। ईसी पोलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, है ना। ये किसकी बनी होती है भाई? राइबो न्यूक्लिक एसिड, या है ना, इस अम्ल व प्रोटीन की ये बनी होती है। इसे अपन प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं भाई। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान देना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक 17S और एक 18S। ठीक है ना। अभी ये जो 17S आकार में छोटे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और जबकि ये 80S जो होते हैं, वो हमारे विकसित पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही काम की चीज़ है ना। अभी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, एक सेकंड रुकिए, कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, जूते टाइप, है ना, ऐसी। तो माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार और सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इसकी खोज किसने की थी? आल्टमैन व सी बेंडा ने की थी। ठीक है ना। ध्यान रख लेना है, आल्टमैन व सी बेंडा ने इसकी खोज करी थी। इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसमें डीएनए और ये मैसेंजर आरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। इसकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, यहाँ पे ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण जो होता है ना, वो इसी के अंदर होता है। जैसे कि ये ग्लूकोज था ना, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो ऑक्सीकरण होगा वो इसी के अंदर होगा। इसी के अंदर रेस्पिरेशन वगैरह जो क्रियाएं होंगी ना, जो सांस लेने की जो क्रियाएं होंगी, वो इसी के अंदर होंगी हमारी। तो ध्यान दे लेना। अगला है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की खोज भाई किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी, और उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया है गोल्जी बॉडी, है ना। ये गोल गोल पुट्टिकाएं होती हैं, लगभग मतलब कि गोल गोल पुट्टिकाओं से ये घिरा होता है। ये भी न्यूक्लियस के पास ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है। इसका जो काम होता है वो होता है, यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुट्टिकाएं उस कोशिका के झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। और इसका जो मेन काम होता है यातायात प्रबंधक, मतलब कि जो फालतू चीज़ें बाहर निकलवाना, और है ना, और काम की चीज़ों को अंदर लाना, है ना। तो यातायात प्रबंधक का काम होता है गोल्जी बॉडी की। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे लाइसोसोम।
लाइसोसोम की खोज करी थी, ये नाम याद रख लेना, डी डुवे ने करी थी, है ना। आप हमारे इधर दुवे होते हैं लेकिन ये डुवे हैं, डुवे, है ना। 1955 में की थी। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसे हम, मेन चीज़ ये है, आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। बाहरी पदार्थों का भक्षण करना इसका काम है। देखो आप लोगों ने ब्लड में पढ़ा होगा, वाइट ब्लड सेल क्या होती है? हमारी बैक्टीरिया से रक्षा करती हैं। वो किसकी सहायता से करती हैं? इसी सहायता से करती है, लाइसोसोम। मतलब जो जो बाहरी मटेरियल आएगा ना, उसको ये मार डालेंगी। लाइसोसोम बाहरी मटेरियल को मार डालती हैं, ठीक है ना। अगला इनमें ना 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, ठीक है, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सॉरी, लवक। लवक जो होते हैं इन्हें अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड बोलते हैं। लवक केवल अपने प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी, मतलब इनमें कोई भी रंग नहीं पाया जाएगा, और ये वर्णी लवक, इनमें रंग पाए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर हरे रंग का एक पर्णहरित पाया जाता है। किस रंग का पाया जाता है? हरे रंग का। और इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। इसे अपन पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। दूसरा हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट। मैंने बोला इन्हें अवर्णी लवक बोलते हैं, मतलब ये रंगहीन होते हैं, है ना। और ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि जड़ें, भूमिगत तने, है ना। और भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक इसी को अपन कहते हैं, है ना। एक चीज़ और याद रख लेना, टमाटर का जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है ना, उसमें ल्यूकोप्लास्ट से ही वो बना होता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। ये रंगीन लवक होते हैं, प्रायः ये इन कलरों के होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं लाल, पीले, नारंगी, इन रंग के होते हैं, ठीक है ना। और ये इन्हीं से, जैसे कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन, गाजर का कैरोटीन, है ना, चुकंदर का विटानिन के कारण होते हैं, ठीक है ना। अब देखो टमाटर का ये जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण, लेकिन टमाटर का जो अंदर का जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट से बना होता है। ध्यान देना इन चीज़ों को। अब हमारी अगला पॉइंट आता है, वो आता है वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स, यानी कि रसधानी। तो हमें पता है कि जो हमारी प्लांट सेल होती है ना, उन्हीं में ये पाई जाती है और बहुत बड़ी पाई जाती है। पाई तो ये अब हमारी एनिमल सेल में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी रसधानियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये एक निर्जीव संरचना है, ये तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में अनेक व बहुत छोटी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में बहुत सारी होती है लेकिन छोटी छोटी होती हैं, और पादप कोशिका में बहुत बड़ी रचना ये पाई जाती है, ठीक है ना। इसे कोशिका का भंडार गृह भी कहते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं सब इसी के अंदर रखी हुई रहती हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। बस लास्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव। न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है भाई? कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? केंद्रक कहते हैं। ये सबसे प्रमुख अंग है और ये कोशिका का प्रबंधक यानी कोशिका का मैनेजर इसे अपन बोलेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और ये बना किसका होता है? 70% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, और कह सकते हैं लगभग 2-3% आरएनए, और 3 से 5% इसमें लिपिड होता है। आनुवांशिकता का वाहक होता है यही चीज़, ठीक है ना। और सारे आनुवांशिक गुण इसी में होते हैं, क्रोमोसोम वगैरह, डीएनए सब इसी के अंदर अपने पाए जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कुछ अंतर दे के रखे हैं, ये जो अपन पढ़ चुके हैं ये आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ में, ठीक है। अब हम पाएंगे इनके डायग्राम, आप एक बार देख लो, ठीक है ना। ये एनिमल सेल का डायग्राम है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे एक बार डायग्रामों को। मैं इकट्ठे डायग्राम बता देता हूँ दोनों सेलों के, जिससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला है, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में हमारा जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, जबकि इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। प्लांट सेल में जो है हमारा, वो हमारा पाया जाता है क्या? इसमें हमारा पाया जाता है, कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि हमारी एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। बाकी सब चीज़ इनमें सेम ही लगभग रहती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहला है कोशिका, है ना।
कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने करी थी? तो इन तीनों के नाम तो हमने पढ़े ही नहीं है, हमने पढ़ा है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने किसकी करी थी? डेड सेल की खोज करी थी। ठीक है ना। अगला 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी भाई? तो किसने की थी भाई? ये करी थी हमारी रॉबर्ट हुक ने ही करी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म। ठीक है। अगला, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो मैंने बोला था आपको इसका नाम याद आप लोग कर लेना। तो इसका आंसर है सिल्डेन और स्वान, है ना। तो इन्होंने ही हमें कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी इन्होंने ही दी थी। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो देखो कोशिका सिद्धांत का एक ही एक्सेप्शन है, वो है विषाणु। ये जो विषाणु होते हैं ना, इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो यही हमारे कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। बैक्टीरिया, कवक, पौधे सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है ना। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सब चीज़ होती हैं, सभी चीज़ होती हैं, पर एक चीज़ इसमें नहीं होती है, वो होती है नाभिक केंद्रक। हमने बताया था इसके जो केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मिले होते हैं, है ना। और जो यूकैरियोटिक होती हैं वो ऐसे बंधे हुए रहते हैं। क्लियर है? इसके नहीं बंधे रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाती हैं। ये ध्यान रख लेना है आप लोगों को। 9 नंबर है, सबसे छोटी अभी प्रोकैरियोटिक जीव है, तो मैंने आपको बता दिया है माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण हमारा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? देखो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये हमारी बनी होती है लिपिड और फॉस्फोलिपिड से ये हमारी बनी होती है। ध्यान रखना, लिपिड को अपन वसा भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात हो रही है। ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा झिल्ली की। अगला है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो ये किससे भिन्न, किस आधार पे भिन्न है? तो ये है, देखो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली होती है। ठीक है। तो बस अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, मेन चीज़ यही है, बाकी सब तो पाए जाते हैं। अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा था फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? जैसे कि ये एक पूंछ टाइप संरचना होती है ना, ये जैसे कि स्पर्म सेल होती है, उसके पीछे एक पूंछ टाइप लगी होती है जो उस स्पर्म को आगे की ओर मूवमेंट देता है, वो फ्लैजेला से होता है। ध्यान देना है। 13। ठीक है। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता कौन सी नहीं है भाई? तो देखो यूकैरियोटिक देखो न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, परमाणु झिल्ली होती है, पर इसमें ना पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। देखो पादप कोशिकाओं में ही तो क्लोरोप्लास्ट रहता है। अभी अनुपस्थित की बात इसमें जो लिखी हुई है वो गलत रहती है, उपस्थित रहता है, अनुपस्थित नहीं। अगला है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? तो हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली होती है हमारी अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि काम की चीज़ों को अंदर आने देती है, फालतू चीज़ों को बाहर जाने देती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर होता है भाई लोग। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और ये इसके इतने सारे नाम हैं। या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, अभी हमने पढ़ लिया है ना। दोनों से बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं को, संचलनों को क्या कहते हैं अपन? तो देखो इसको तो अपन कहते तो ऑस्मोसिस हैं, लेकिन ये एक्टिव ऑस्मोसिस होता है ना। तो ये एक्टिव होता है, मतलब कि इसके अंदर से बाहर जाना, अंदर आना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से, लेकिन हमने इसके अपवाद भी पढ़े थे, है ना। कवक जो होता है ना, इनमें हमारी बनी होती है किसकी? काइटिन की बनी होती है ना। कवक और ईस्ट में हमारी काइटिन की बनी होती है, बाकी सब में हमारी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो देखो सेल्यूलोज भित्ति जो है
वो हमारे पौधों में पाई जाएगी, है ना। जंतु में तो होती ही नहीं है। और बैक्टीरिया और कवक होते हैं, इनमें हमारी काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ठीक है ना। और ये डेवलप नहीं होती है, लेकिन ये डेवलप किस में पाई जाती है, पौधे। तो यही आंसर इसका यहाँ पे सही बन पा रहा है, बाकी ये नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है पारगम्य। मैंने शुरू में भी बता दिया है, पारगम्य मतलब कि इससे चीज़ें जा सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, आ सकती हैं। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होती भाई, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति हमारी माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी, बाकी सभी में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होते हैं, कौन सी कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिका में पाए जाएंगे। तो पादप कोशिका में देखो जंतु पादप में दोनों में ये पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब तीनों में पाए जाएंगे, लेकिन कोशिका भित्ति ये केवल हमारी पादप में ही पाई जाएगी, जंतु में नहीं पाई जाती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अपन अंतर कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, केंद्रक दोनों में होता है, कोशिका कला होती है, क्लोरोप्लास्ट और ये कोशिका भित्ति, इन दोनों के आधार पे अपन कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला होता है, संरचनाओं के आधार पे कौन से युग्म पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो देखो पादप और जंतु दोनों में पाए जाएंगे। तो देखो कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाएगी, तो ये गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में पाया जाएगा, तो ये गलत हो गया। अंतःद्रव्यीय जालिका और कोशिका कला, हाँ ये चीज़ हमारी दोनों में पाई जाती है। इसमें देखो कोशिका भित्ति है, इसलिए गलत हो गया। मतलब उन्होंने पूछा है ना पादप और जंतु दोनों में पाई जाएगा, तो दोनों में केवल यही चीज़ पाई जाएगी, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, जो भी अपन ने पढ़ा है उसी आधार पर है, तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहना, एक बार और इस वीडियो को देख लेना अच्छे से। नोट्स मैं आपको भेज ही चुका हूँ, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।